हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 3 है जो कि 69th बीपीएससी के लिए बनाया गया है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे ढंग का क्वेश्चन है। तो जो दे रहे हैं जो लोग टेस्ट सीरीज ऑफलाइन वो तो ठीक है, जो लोग नहीं दे पा रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो है, तो सुनिए ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि गंगईकोंडा चोलापुरम नामक नई राजधानी का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। तो सही आंसर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए, जिसमें है लड़ाई दिया हुआ है, युद्ध दिया हुआ है और संबंधित वर्ष, किस वर्ष वो हुआ था ये दिया हुआ है। तो इसमें पहला है पानीपत की लड़ाई। तो पानीपत की जो लड़ाई है, ये पहली लड़ाई की बात हो रही है, तो 1526 में हुआ था। तो पहला का क्या हो गया? 2 हो गया। फिर है खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई जो हुआ, देखिए पहले पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में। दूसरा है खानवा की लड़ाई जो 1527 में लड़ा गया था। तो और किसके बीच? बाबर और राणा संगा के मध्य बीच में ये लड़ा गया था। तीसरा है कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई जो लड़ा गया था शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था, ये 1540 में। तो सही हो गया 3। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है 2, 1, 3 हो गया। जिस किस में है? ये है बी में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 2 का बी। तब क्वेश्चन है 3 नंबर, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट हुआ था 1200 के आसपास में, 1206 के आसपास में वो स्टार्ट किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो इल्तुतमिश को रियल फाउंडर माना जाता है, जिसका कार्यकाल था 1210 से लेकर 1236 तक। ठीक है, तो सही आंसर बी हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संदर्भ में सही नहीं है? इसको मार्क कर लीजिएगा, सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पहला है, बलवन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बिल्कुल सही है ये। बलवन ने चालीसा दल का दमन किया था, ये भी सही है, ये भी सही है। उसने ईरानी त्यौहार नरोज को दरबार में आरंभ करवाया था, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, गलत ही स्टेटमेंट चुनना हम लोग को। तो सही आंसर उसका हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, चित्तौड़ पर किस शासक के समय में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? तो सबको ये पता होगा, ये जो है राजा रतन सिंह के टाइम में आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ अभियान चला था वो चलाया गया था कब? 1303 ईस्वी में चलाया गया था, जिसमें राजा रतन सिंह की पराजय हो गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, घड़ी कर, जिसको गृह कर के नाम से भी जानते हैं, लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये सुल्तान हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस मुगल सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के हेतु उपाय किए थे? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को बागवानी में बहुत रुचि हुआ करता था, जिसके कारण दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 1200 नए बागान लगाए थे और फलों की गुणवत्ता सुधारने का भी इन्होंने प्रयास किया था। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि शेर शाह ने किस शासक को पराजित करके हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये थे कौन शासक? नुसरत शाह को हरा के शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह हुआ करता था, जिसको शेरशाह सूरी ने हरा के अपने नाम के आगे जो है हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी। और 1539 में क्या होता है? चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है वित्त विभाग, जो पहला है, वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करें, देखिए पहला वित्त विभाग, वित्त विभाग को दीवाने अर्ज नहीं कहा जाता था, इसमें दीवाने बिजारत कहा जाता था। तो पहला ही स्टेटमेंट इसका गलत है। बाकी देख लेते हैं। उसके बाद कृषि विभाग को क्या कहा जाता था? कृषि विभाग को दीवाने अमीर को ही कहा जाता था, बिल्कुल सही है। पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था दीवाने इंसा, ये भी सही है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है। 9 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कश्मीर के किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो ये है जैनुल आबदीन को कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 1420 से 1470 के बीच हुआ था।
अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग जिसका नाम था दीवाने अर्ज की स्थापना मतलब की थी? तो ये शासक हुआ करता था बलवन। बलवन के द्वारा एक सैन्य विभाग स्थापित किया गया था जिनका नाम था दीवाने अर्ज है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये शासक कौन थे विजयनगर के? बुक्का प्रथम थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, देवाराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी या कौन सी धारण की थी? तो इसमें से जो सही आंसर है वो उपयुक्त में से एक से अधिक, जिसमें इमाडी देवाराय ये भी था और ये प्रौढ़ देवाराय नहीं था, और दूसरा है क्या, गजबेटकर, ये दोनों उपाधि धारण किए हुए थे। तो सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। 14 नंबर, इसमें कहा जा रहा है दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुस्लिम से लिया जाता था? मतलब जो मुस्लिम नहीं है उससे लिया जाता था। तो पहला तो एक है जजिया, ठीक है, जजिया लिया जाता था गैर हिंदू से, जो धार्मिक टैक्स हुआ करता था। दूसरा है खराज, खराज भी गैर मुस्लिम से लिया जाता था, जो कि एक भूमि कर था जिसका 1/3 से लेके 1/2 के आसपास लिया जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा? 14 का उपयुक्त में से एक से अधिक। और जक़ात जो हुआ करता था ये मुस्लिम पे इम्पोज किया हुआ टैक्स था। मुसलमानों पर धार्मिक टैक्स लिया जाता था जो कि 2 से 2.5% होता था। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा था? ये कौन थे? ये थे राणा कुंभा। सही आंसर हो गया 15 का ए। है निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बीदर स्थानांतरित किया था? तो ये शासक हुआ करता था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। सही आंसर हो गया 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, मिथ्पा उल फुतूह की रचना किस मध्यकालीन लेखक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अमीर खुसरो के द्वारा। सही आंसर हो गया सी। नंबर क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था? तो ये शासक कौन थे? ये थे कृष्णदेव राय के बारे में ये लिखे थे। 19 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये हुआ करते थे रॉफल फिच। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अकबर द्वारा मजहरनामा नामक घोषणा पत्र किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1579 के टाइम में। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए तथा धार्मिक मामलों में अपनी सर्वोच्चता बनाने के लिए 1579 ईस्वी में मजहरनामा घोषणा जारी किया था। मजहरनामा को स्मिथ ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। तो सही आंसर हो गया इसका बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्ध में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो सबसे बाद में लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1540 में। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 1539 में लड़ा गया था। उसके बाद देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 में। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा इसका हो गया? सी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो देखिए इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें मुगल शासक बाबर का, उसका मकबरा है काबुल में, तो बाबर का भी भारत से बाहर है। जहांगीर का मकबरा की बात करें तो इसका है जहांगीर का लाहौर में, ठीक है, रवि नदी के किनारे। लेकिन हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। 23 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? तो ये जाट विद्रोह कौन हुआ करता था? चूड़ामन हुआ करता था। सही आंसर इसका हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें कहा जा रहा है शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए इसमें जितने सारे स्टेटमेंट दिया है वो सारे सही है, 1 2 3 4 तक सही है। तो सही आंसर इसका ए हो गया। लेकिन इसको पढ़ लेते एक बार। शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवादी व्यवस्था थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जा सकता था। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा था, अच्छी भूमि, मध्य भूमि और खराब भूमि में विभाजित किया था। तीसरा स्टेटमेंट है, मतलब ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा शेर शाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो ये भी सही है। अगला स्टेटमेंट है, शेर शाह के समय में भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग
कर के रूप में वसूला जाता था, तो ये भी सही है। तो मतलब 24 का सही आंसर हो गया, 24 का सही आंसर ए हो गया। 39 होना जाए भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही कलम मतलब काल जो है वो कौन सा है। तो इसमें सही आंसर दिया हुआ है 25 का सी। पहले दास प्रथा का अंत किया था, कब किया गया था, तो दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया था, ठीक है, 1562 में। दूसरा उसके बाद है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया था, जो कि 1563 में किया गया था। उसके बाद है जजिया कर की समाप्ति किया गया था इसके लिए 1564 में, ठीक है, 1564 में। फिर दहसला प्रणाली की शुरुआत किया गया था 1582 के टाइम में। तो सही आंसर हो गया 25 का सी। क्वेश्चन है मुगल मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, तो ये किया गया था जहांगीर के द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन है अकबर ने किसकी अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, तो ये किया गया था फैजी की अध्यक्षता में। सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा इसमें कौन सा मिलान नहीं खाता है उसको खोजना है। तो इसमें सिख गुरु का नाम दिया है, दूसरा प्रमुख कार दिया हुआ है। तो गुरु अंगद जो है गुरु लिपि की शुरुआत की थी, सही है। गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन किया गया था, ये भी सही है। गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रथा की शुरुआत इसके द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई गलत नहीं है, तो सही आंसर क्या हो गया इसका, डी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। शिवाजी के अष्टप्रधान में वित्त एवं राजस्व मामले किसके अधीन थे, तो ये हुआ करता था अमात्य के अधीन हुआ करता था। 29 का सही आंसर बी हो गया। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तथा नीचे दिए गए जो कूट है ये गुप्तकालीन महिलाएं हैं, मुगल कालीन महिलाएं हैं, और उसका प्रमुख कार जो बुक लिखे थे उसके बारे में बात हो रही है। तो पहला है गुलबदन बेगम। गुलबदन के बेगम के द्वारा क्या लिखा गया था, हिमायूं नामा लिखा गया था, तो क्या हो गया ए का तीसरा। उसके बाद महान अनगा ये लिखा गया था किसके द्वारा, ये लिखा गया था महान अंगना के द्वारा लिखा गया था मदरसा बेगम, ठीक है, मदरसा बेगम लिखा गया था, तो क्या हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। जेबू निसा के द्वारा क्या लिखा गया था, इसके द्वारा लिखा गया था बैतुल उल उलूम ये लिखा गया था, तो सही आंसर सी का क्या हो गया, दूसरा हो गया। उसका तीसरा है अस्मत बेगम। इसके द्वारा क्या लिखा गया था, अस्मत बेगम के द्वारा लिखा गया था इत्र बनाने की विधि लिखा गया था, तो क्या हो गया, ए हो गया। इस हिसाब से अगर हम सही आंसर देखें 30 का, तो सही आंसर हो गया 3 4 2 1, 3 4 2 1, सही आंसर हो गया ए। 30 का सही आंसर ए हो गया। अगला है 31 नंबर। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, तो सही आंसर इसका सी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा कैसे भंग होती है। तो राज्यसभा सभापति के कार्यकाल पूरा होने पर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा जो एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। इसके जो सदस्य होते हैं उसके कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, और 1/3 सदस्य जो होता है निर्वाचित प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता नहीं, लोकसभा के साथ स्वयं भंग हो जाती है नहीं, तो इसमें से क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो गया 32 का डी। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व की नीतियों में शामिल है। तो देखिए इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिख रहा है 1 2 3 4 5 ये सारे बात जो है नीति आयोग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या है मेंशन किया गया है। जिसमें से पहला है क्या, मद्यपान निर्देश, ये भी है, निषेध ये भी है, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना ये भी है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत ये आता है, उपयोगी पशु की हत्या पर रोक ये भी सही है, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना आर्टिकल 40, ठीक है, आर्टिकल 40, तो ये सारे मेंशन है। इसका आर्टिकल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो सही आंसर इसका हो गया 33 का डी। 15 या 45 होना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो सही आंसर हो गया 34 का बी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के तो होते ही हैं। उसके बाद है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये भी सही है। राज्य विधान परिषद के होते हैं क्या, नहीं, इसका बिल्कुल नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी 1 2 3 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, लोकसभा के द्वारा नहीं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 61 के तहत इस पर अगर कोई चीज़ का अगर उल्लंघन करता है तो इस पर इम्पीचमेंट होगा, तो उस प्रोसेस से हटाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में द्विसंसदात्मक संसद की व्यवस्था की गई है। द्विसंसदात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही है? देखिए यहाँ पे सही है पूछा गया है, तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा सही है। इसमें पहला है समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्र के समुचित प्रतिनिधि को सुनिश्चित करना होता है, बिल्कुल सही है। एक सदन द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार हेतु, बिल्कुल ये सही है। प्रथम सदन की निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने हेतु, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जितने स्टेटमेंट दिया हुआ है सब सही है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो जो सत्य नहीं है वो सी है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है? नहीं, ये नहीं करता, ये गलत है, बाकी सब सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति होता है, सही है। राज्यसभा को किसी बैठक की गणपूर्ति, जिसको कोरम कहा जाता है, उसके लिए 1/10 सदस्य के उपस्थित होना अनिवार्य है, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो है सी नंबर वो गलत है। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहा जाता है, उसका चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं किया जाता, प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं किया जाता है, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा भी नहीं किया जाता। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहा जाता है, अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल, तो किस स्थिति में इसको देना होता है? तो ये देना होता है किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के समान मत होने की स्थिति में ये क्या करते हैं? निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, मतलब जब टाई हो जाता है तब किया जाता है। तो 40 का सही आंसर हो गया सी। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य होता है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यकता मुद्दे पर बहस करने हेतु लाया जाता है। तो 41 का सही आंसर ए हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के लिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है, ये भी सही है। तीसरा है, संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो पहला स्टेटमेंट है, भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, ये आता है, बिल्कुल सही है ये। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है क्या? परस्पर दो या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो वो आता है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव का विवाद नहीं। ये कैसे आता है? ये तो उच्चतम न्यायालय में नहीं, ये हाई कोर्ट का काम है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 43 का, 1 और 2 सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा विषय भारत के संविधान की सीमावर्ती सूची में आता है? तो ये है सीमावर्ती नहीं, समवर्ती सूची में आता है, या कंक्रीट लिस्ट में। कंक्रीट लिस्ट लिया गया कहाँ से? ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। सही आंसर 44 का सी हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा सत्य है? सत्य पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्य के बीच सदैव विवाद का विषय रही है, ये भी सही है। केंद्र राज्य संबंध से जुड़े विषयों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारिया आयोग का गठन किया गया था, बिल्कुल सही। राज्य और केंद्र और राज्य के जो रिलेशन को सुधारने के लिए जो आयोग का गठन किया गया था उसका नाम था सरकारिया आयोग। तीसरा स्टेटमेंट है, सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बेथोलिथ, डाइक, लोपोलिथ एवं फेकोलिथ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है, ये है ज्वालामुखी के आंतरिक स्थल रूपों का। तो सही आंसर हो गया 46 का ए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री समीर रात के समय चलती है? नहीं, ये दिन के समय चलता है। स्थल समीर दिन के समय चलती है? नहीं, ये रात के समय चलता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आंसर हो गया क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
सरगोसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे। तो सही आंसर हो गया 48 का सी। क्वेश्चन का रहा है ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? कनाडा में। सही आंसर हो गया इसका ए। 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखें कि इसमें नहीं पूछ रहा है। गोबी डिजर्ट जो है ये कहाँ पे? मंगोलिया में है। टकला माखन कहाँ पे है? चीन में है। अटाकामा डिजर्ट कहाँ पे है? उत्तरी चिली में है। उपयुक्त में से कोई नहीं गलत है, सारे सही है। क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सारे कथन जो है सही है, एक से अधिक, मतलब ए बी सी सब सही है। रेप्टी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य स्थित होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल एवं बाह्य कोड के मध्य स्थित है, ये भी सही है। लेहमैन असंबद्धता बाह्य कोड एवं आंतरिक कोड के मध्य स्थित है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिख रहा है सारे सही है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाए। तो देखिए सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। कितना प्रतिशत है? 46% के आसपास है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, उसके बाद सिलिकॉन के नंबर आता है जो कि 27% के आसपास है। फिर आता है एल्युमिनियम का नंबर, ये 8% के आसपास आता है। फिर अगर हम लोग लोहा की बात करें तो ये 5% है। तो 1 2 3 4 सही आंसर इसका 52 का ए। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कितना प्रतिशत? तो ये 10% होता है। सही आंसर हो गया 53 का ए। क्वेश्चन पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक, जितना भी दिख रहा है आपको सारे ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। तो सही आंसर डी हो गया। 55 का है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें जो सही सुमेलित है क्या है? नॉर्वेस्टर कहाँ पे? न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो ये क्या है? हवाओं का नाम है जो कि नॉर्वेस्टर कहाँ बहता है? न्यूजीलैंड में बहता है। 56 नंबर क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन वर्ष है, तो किस वर्ष में इसका आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। सही आंसर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें कह रहा है 22 दिसंबर को होता है, तो इसमें जो होता है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, नहीं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है ये। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है, बिल्कुल सही। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है? तो शनि जो है ये आंतरिक ग्रह नहीं है, बाकी पृथ्वी शुक्र सारे जो है आंतरिक ग्रह है। क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किसे निर्धनता रेखा की अवधारणा पर विचार किया था? तो वो थे कौन? दादा भाई नौरोजी। सही आंसर सी हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन है भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर समिति? तो ये जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग की संख्या है 22%। 61 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसके अतिरिक्त श्रमिकों को कार्य से हटा देने के पश्चात भी उत्पादक में कोई कमी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा? पर्सन बेरोजगारी। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। सही आंसर हो गया 62 का ए। 63 नंबर का क्वेश्चन का रहा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है, और इसमें जो है सत्य नहीं है, मतलब जो असत्य है उसको खोजना है। तो इसमें कह रहा है सरकार इसके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में खाद्यान्न का वितरण करती है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है इसके अंतर्गत खाद्यान्न बाजार की कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है, बिल्कुल 2-3 रुपये मिलता है यहाँ पे। उसके बाद है इसके अंतर कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती राशन की दुकान से खाद्यान्न खरीद सकता है, नहीं, ये क्या है? कोई भी व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? केवल 3 हो गया, क्योंकि इसमें असत्य खोजना था। है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथनों को खोजिए। तो पहला स्टेटमेंट ये है इसे खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमत पर उपबंध करने हेतु वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया था, ठीक है।
और दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत 75% ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या को योग परिवार में वर्गीकृत किया गया। ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, लेकिन हम लोग को चुनना कौन सा है, असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। 65 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा असत्य है, उसको खोजना है। तो 65 नंबर का पहला स्टेटमेंट है, खदानों की कीमत में उपयोग की अन्य वस्तु की अपेक्षा वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन असत्य खोजना है, ये तो सही है। सॉरी ये गलत है। 65 नंबर का पहला जो है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत अपनी खाद्य संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अमेरिका अथवा अन्य देशों पर निर्भर रहा है। नहीं, ये अन्य देशों पर निर्भर नहीं है, भारत खुद एक कृषि प्रधान देश है। तो दूसरा स्टेटमेंट इसका क्या हो गया। सॉरी, इस क्वेश्चन का कुछ क्लियर यहाँ आंसर दिया नहीं हुआ है, जिसको हम बाद में या कोई आदमी अगर जानते हैं तो इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है, भारत में किस प्रकार के कृषकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये जो है सीमांत एवं छोटे कृषक है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो ज़मीन का बंटवारा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया है। तो यहाँ पे सीमांत एवं छोटे कृषक की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो ये किया जाता है आयात एवं निर्यात में। तो 67 का सही आंसर हो गया बी। इसमें क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में शामिल होता है, देखिए दृश्य व्यापार भी, व्यापार की मदे भी, अदृश्य व्यापार की मदे भी शामिल होता है, ऋण भी शामिल होता है। तो 68 का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, इसमें कह रहा है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। तो ये किया गया था IMF का स्थापना किया गया था, उसके बाद विश्व बैंक का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका, ए, 1 और 2 को किया गया था। क्वेश्चन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन है जो सत्य है। ठीक है, सत्य कथन खोजना है। तो इसमें जो है, यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करता है, ये क्या है, सत्य है, बाकी सारे असत्य हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अल्फा किरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अल्फा किरण फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती है, बिल्कुल सही है। अल्फा किरण जो है विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर बिछप हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, क्योंकि अल्फा कण जो है वो क्या होता है, धन आवेशित होता है, तो निगेटिव की तरफ मुड़ेगा ही। तीसरा है, अल्फा किरण प्रदीप उत्पन्न करती है। तो ये भी सारे स्टेटमेंट इसमें सही है, तो उपयुक्त में से हो जाएगा 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ये होती है उष्मा के रूप में। तो 72 का सही आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, H2SO4 में S का उपचयनांक है। तो देखिए उपचयनांक निकालना है, एक बार आप लोग सीख लीजिएगा ये कैसे निकालते हैं, लेकिन इसका सही आंसर है +6। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर का अयस्क नहीं है। तो देखिए मेलेकाइट, एजुराइट, ये सारे जो है, ये दोनों AB जो है ये कॉपर का अयस्क है, लेकिन कैसिटेराइट जो है ये कॉपर का अयस्क नहीं है। तो सही आंसर क्या हो गया, सी। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में क्या कहलाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो 75 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है 76 नंबर, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, जिसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है, अचुंबकीय हो जाता है। तो ये हो जाता है निकेल के मिश्रण करने से। सही आंसर हो गया बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, एथिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है। तो एथिलीन का उपयोग जो किया जाता है, एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है, पॉलीथीन बनाने में भी किया जाता है, और हाँ एक और है मस्टर्ड गैस बनाने में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से 1 से अधिक। सही आंसर डी हो गया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर हो गया इसका PVC। सही आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही चुनना है। तो सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो पहला ही गलत हो गया। उसके बाद है, सोडियम बाइकार्बोनेट को धोवन सोडा के रूप में जाना जाता है, नहीं, ये भी क्या है, गलत है। सिरका में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है।
तो नहीं, सिरका में क्या फॉर्मिक अम्ल नहीं एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें क्या है, कोई भी सही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। मान 3 है, जबकि विलयन का पीएच मान 6 तक परिवर्तित होता है, तो H+ आयन सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर है 80 का सी। यह जो है 1000 गुना घट जाएगा, तो सही आंसर हो गया 80 का सी। अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 सही आंसर हो गया 81 का ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, पारा का सामान्य नाम क्या है? तो पारा का समान है क्विक सिल्वर, सही आंसर हो गया 82 का सी। कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? तो देखिए, इसमें जितने भी स्थिति दिया हुआ है सब हमको क्या करता है, मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं, ये बताता है। तो कौन सा है? जैसे रंग बदलना, ठीक है, रंग बदलता है, स्थिति भी बदलता है और गैस का उत्सर्जन भी होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसका हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, कोयले और पेट्रोलियम के दहन से निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड का निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है N2 और S का। तो सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन है, टर्टरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका एक घटक है? तो ये है किसका? बेकिंग पाउडर का। सही आंसर हो गया 85 का सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इसका सही आंसर हो गया 86 का बेंजीन। क्वेश्चन कर रहा है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है सिलिका। सही आंसर हो गया सी। 88 नंबर क्वेश्चन है कि पीवीसी का पूर्ण रूप है? देखिए, इसमें से कोई, इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीवीसी का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, जो कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया? डी हो गया। क्वेश्चन कह रहा है, धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा गैस निकलती है? तो कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर हो गया इसका ए। दुर्लभ गैस समांतर रासायनिक अभिक्रिया से अक्रिय होती है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो 90 का सही आंसर हो गया ए। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लैफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड को। सही आंसर है इसका ए। क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले और 7वें दोनों समूह में निम्नलिखित में से कौन सा गुण परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ता है? तो ये गुण कौन सा है? परमाणु आकार बढ़ता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेट्स किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका ए। और क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभय धर्मी है? अब देखिए, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, जो धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर है, ये जो है आयरन ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम एवं जिंक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? उपयुक्त में से एक से अधिक। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो ये निर्धारित की जाती है एक परमाणु में स्थिति प्रोटॉन की संख्या से। मतलब किसी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होती है। 96 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चिन्हित करें। तो इसमें है, नेपाल से बिहार के 7 जिले साझा करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है एवं किशनगंज है। तो 7 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि झारखंड से बिहार के 8 जिले साझा करते हैं। तो ये भी सही है। 8 जिले कौन कौन से हैं? रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है एवं कटिहार है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका सही आंसर 96 का क्या हो गया? सी हो गया। 97 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिएगा, सही नहीं है पूछा है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.86% है। ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है। नहीं, ये कितना है? 345 किलोमीटर है। ये उत्तर से दक्षिण का नहीं है, ये पूरब से पश्चिम का डिस्टेंस है। तो गलत यही है। तो सही आंसर हो गया 97 का सी।
नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सी आकांक्षा रेखा बिहार के सीमा क्षेत्र से नहीं गुजरती है। सॉरी, आकांक्ष रेखा जो है बिहार से नहीं होकर गुजरती है। तो देखिए, अगर आपको पता होगा तो 28 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है ये बिहार से होके नहीं गुजरती है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया, बी हो गया, सॉरी सी हो गया। अगर हम लोग अक्षांश रेखा की बात करें तो जिसका एक्सटेंशन कितना है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड की है, यहाँ से लेकर 27 तक ही 27 डिग्री 31 सेकेंड तक ही गुजरता है। अगर हम लोग देशांतर की बात कर ले तो 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री के मध्य में गुजरता है। तो ये सी वाला जो है ये नहीं गुजरेगा बिहार से। सही आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग किस भौगोलिक संकेतक में इसके अंतर्गत आता है। तो ये है CWG। सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र को उसके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीनतम के क्रम में सजाए। तो देखिए, सबसे प्राचीन जो है खड़गपुर की पहाड़ी है, ये पहला हो गया। फिर उसके बाद कैमूर की पहाड़ी है, दूसरा हो गया। फिर सोमेश्वर की पहाड़ी है। फिर क्या है, गंगा का मैदान है। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। तो ये नदी कौन सा है, घाघरा है, ठीक है, गंगा है, फिर कर्नासा है। तो सही आंसर हो गया कौन सा, बी। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है बिहार में किस नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना निर्मित नहीं है। तो देखिए, कोसी पर भी निर्मित है, गंडक पे भी निर्मित है, लेकिन गंगा पर नहीं है। तो सही आंसर इसका हो गया सी। 103 नंबर क्वेश्चन करा, नागी एवं नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है जमुई डिस्ट्रिक्ट में। तो सही आंसर हो गया बी। यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बिहार में पाई जाती है। तो देखिए, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों अलग अलग की अगर हम लोग बात कर ले तो दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी पाया जाता है, कगाड़ी मिट्टी पाया जाता है, करेल केवाल मिट्टी पाया जाता है। तो ये दक्षिण बिहार की मिट्टी है। उसके बाद बलथर मिट्टी भी दक्षिण बिहार में पाया जाता है, और टाल मिट्टी भी दक्षिण बिहार में पाया जाता है। अगर हम लोग उत्तरी बिहार की बात करें तो पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, बंगर मिट्टी, खादर मिट्टी आदि पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो 104 का सही आंसर हो गया क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात है। तो कितना लिंग अनुपात है, 918 लिंग अनुपात है, ठीक है। बिहार का शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो 935 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 है, शायद 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर में। अगर साक्षरता दर बिहार की बात कर ले तो 61.8% है। अब बिहार की दशकीय वृद्धि दर बात करें तो 25.42 है। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार में निम्नलिखित में से किसका 95% तक उत्पादन होता है। तो ये है पायराइट का। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा है, जोन फर्स्ट में है, ठीक है। तो आंसर हो गया ए। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है राजगीर में। 108 का सही आंसर हो गया ए। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबड़ा बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है ओबड़ा कहाँ पे, औरंगाबाद में। तो सही आंसर हो गया 109 का ए। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना किया गया था 1974 में, जिसमें से ऑप्शन कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा 1974 में इसका स्थापना किया गया था। 111 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया था। तो ये था कहाँ का, लक्षद्वीप का। तो सही आंसर हो गया बी। 112 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो ये किया गया है उज्जैन में। सही आंसर हो गया सी। 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू की गई। बिल्कुल सही है ये। अगला स्टेटमेंट है, इसका पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया। बिल्कुल सही है। दूसरा चरण नवादा में लागू किया जाएगा। बिल्कुल सही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उपयोग के लिए लगभग 135 लीटर गंगा जल प्राप्त होगा। बिल्कुल सही है ये। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, कोई भी गलत नहीं है, सारे इसमें सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहां स्थापित किया गया है। तो यह स्थापित किया गया मेघालय में। सही आंसर हो गया सी।
अगला क्वेश्चन है 115 नवंबर 1922 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो ये किया गया है बेंगलुरु, कर्नाटक में। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाइम मैगजीन द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। तो सही आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर G20 शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही है चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है नवंबर 2022 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था, बिल्कुल सही है ये। सम्मेलन का थीम रिकवर टुगेदर रिकवर्ड स्ट्रॉन्गर था, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूके इंडिया यंग फाउंडेशन स्कीम शुरुआत की है, तो ये भी सही है। तो सारे स्टेटमेंट इसमें क्या है? सही है। तो क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया 117 का सी 1, 2, 3। क्वेश्चन है 118 नंबर, इसमें कहा जा रहा भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था विक्रम एस। सही आंसर हो गया बी। 119 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया गया है? ये किया गया है सूर्य का अध्ययन के लिए। तो 119 का हो गया ए। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, इसमें कहा जा रहा है गरुड़ सेवन युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो ये युद्ध अभ्यास जो किया जाता है भारत और फ्रांस के वायुसेना के द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर हो गया इसका सी, भारत और फ्रांस के वायुसेना। 121 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं ये पूछ रहा है। गिरधर अरमाने को भारत के रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है ये। और इसमें असत्य को खोजना है। केपी अश्विनी को यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में पहली भारतीय महिला के रूप में इसको नियुक्ति मिली है, बिल्कुल सही है। अरुण गोयल को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किया गया है। तो उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है, सारे क्या है? सही है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? डी। ठीक है, सारे सुमेलित सही है। 122 नंबर क्वेश्चन का रहा है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया था, बिल्कुल सही, ये भारत में किया गया था, सही स्टेटमेंट चुनना है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत ने 3 राज्य महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है, बिल्कुल महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में किया गया है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है न्यूजीलैंड ने कोलंबिया को हराकर यह खिताब जीता, नहीं, यह खिताब जो है ये है स्पेन ने कोलंबिया को हराकर जीता। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? स्टेटमेंट 1 और 2 जो है सही है, और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर माधव हांडा को किया गया है, सही आंसर हो गया इसका सी। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहली बार गुजरात में राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसका शुभांकर का नाम सवाज रखा गया, ये भी सही है। उसके बाद सर्विस ने कुल 128 पदक जीतकर शीर्ष हासिल किया था, ये भी सही है। लेकिन खोजना क्या है? कौन सा सही नहीं है? इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है DY चंद्रचूड़ को, सही आंसर हो गया इसका बी। 26 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है, तो इसका नाम है INS अरिहंत। तो सही आंसर हो गया 126 का सी। 10 नंबर क्वेश्चन का रहा प्रो कबड्डी लीग सीजन 9 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें है जयपुर पिंक पैंथर विजेता टीम रही है, बिल्कुल सही है, इसमें सही ही चुनना है। जयपुर पिंक पैंथर ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराया, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी अर्जुन देसवाल रहे, बिल्कुल सही। तो सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। 128 नंबर क्वेश्चन का रहा दिसंबर 2022 में किस राज्य में भारत के पहले पैदल सेना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश में। तो 128 का सही आंसर हो गया बी। 129 नंबर क्वेश्चन का रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट पहल की शुरुआत की? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। 130 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है? तो ये है सहरसा डिस्ट्रिक्ट। 131 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनाया गया है PT उषा को।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को आसियाना के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो ये है कौन सा? पूर्वी तिमोर। सही आंसर हो गया सी। 133 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में किस राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ में। सही आंसर हो गया 133 का ए। अगला है 134 नंबर, हाल ही में इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ की शुरुआत की है? तो ये किया गया है गुजरात में। सही आंसर हो गया बी। 136 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सोहान करुणा तिलका को। 136 का सही आंसर हो गया सी। नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया गया है सारण डिस्ट्रिक्ट में। सही आंसर हो गया बी। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अक्टूबर 2022 में 9वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है भारत में। सही आंसर हो गया इसका सी। इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसारा पेंशन योजना की शुरुआत की गई? ये किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ये किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। सही आंसर हो गया ए। अच्छा, क्वेश्चन है 140 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चूज करना है। पहला कथन है, यह बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर PSC द्वारा प्रकाशित 7वां संस्करण था। बिल्कुल सही है ये। बड़े राज्य की श्रेणी में हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। ये भी सही है। तीसरा है, छोटे राज्य में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त है। तो ये सारे क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को गलत खोजना था। इसका हम आंसर बताएंगे, आप लोग उसको ट्राई कीजिए, बनाइए और मिलाइए। तो 141 नंबर का सही आंसर जो है वो है A+4। 142 का सही आंसर है सी 64 किलोग्राम। 40 नंबर का सही आंसर है 20। 144 नंबर का जो सही आंसर है वो डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका मूल्य जो आएगा लगभग वस्तु का क्रय मूल्य जो आएगा 700 रुपया के आसपास, 700 रुपया आएगा। 145 का सही आंसर आएगा 1.25 रुपया प्रति संतान। सही आंसर हो गया ए। 146 का हो गया 18, मतलब ए हो गया इसका सही आंसर। 147 नंबर का सही आंसर हो गया बी 400 रुपया। 148 का सही आंसर हो गया 5 वर्ष, मतलब सी। 50 का सही आंसर हो गया बी 6400 रुपया। और 150 का सही आंसर हो गया सी 100%। तो यहीं पे ये सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कहीं त्रुटि हुआ कोई आंसर देने में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और बाकी आप लोग को ये सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।